हेलो दोस्तों। आज हम लोग इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ेंगे। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, कर्व्स से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसको जानने के लिए हमें कुछ चीज़ें जानना होगा। किसी इक्वेशन को देख के ग्राफ खींचना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। किन किन चीज़ों का ग्राफ पढ़ना होगा? तो हमें पढ़ना होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन। दूसरा है सर्किल। तीसरा है पाराबोला और चौथा है इलिप्स। इन चारों चीज़ों का हम ग्राफ यदि जान जाएं तो हम आसानी से किसी भी दिए गए इक्वेशंस का ग्राफ खींच सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से। स्ट्रेट लाइन फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन का यदि इक्वेशन हमें पता है, जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं? ये x एक्सिस और ये y एक्सिस दिया हुआ होगा। आप इसमें इस तरह का एक खाका बनाइएगा। यहाँ पे x रख दीजिएगा और यहाँ y रखिएगा। x 0 रखने से जो y का वैल्यू आता है वो यहाँ लिखना है। x यहाँ 0 रखते हैं, x यहाँ 0 रखते हैं तो y क्या आएगा? तो y यदि x बराबर आप 0 पुट करते हैं तो a इंटू 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम यदि लिखें बी वाई इक्वल टू तो माइनस सी हो जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी बाय बी। ये आ गया y का वैल्यू माइनस सी बाय बी। अब आप y 0 रखेंगे और x निकालेंगे। y 0 रखेंगे, जब y आप 0 रखेंगे तो x कितना आता है? x 0 रखे तो y निकाले यहाँ पे, और y 0 रखे तो x निकालते हैं। तो इस इक्वेशन में हम y के जगह पे 0 रखते हैं तो देखते हैं x का वैल्यू कितना आता है। तो y 0 रखेंगे तो ax प्लस b इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हम ax लिख सकते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस सी, ax बराबर माइनस सी। तो x बराबर हमें मिल जाएगा माइनस सी बाय ए। x बराबर माइनस सी बाय ए मिल गया। इससे हमें जब x 0 है तो y का वैल्यू पता चला और y 0 है तो x का वैल्यू पता चला। अब x 0 होता है y एक्सिस पे, x 0 y एक्सिस पे। तो पहला जो आया है x 0 रखने से वो y एक्सिस पे कोई पॉइंट है। y एक्सिस पे मान लीजिए कि यहीं पे y का वैल्यू माइनस सी बाय बी है यहाँ पे। तो ये पॉइंट को ये निर्दिष्ट कर रहा है, दर्शा रहा है। अब इसको देखें, जब y 0 है तो y 0 x एक्सिस पे होता है,
y0 हमेशा x एक्सिस पे होता है। जब x बराबर 0 है मतलब y एक्सिस पे है तो x का वैल्यू कितना है, तो कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे, कहीं भी ये -c/a हो सकता है। इस माइनस को देख के ये मत सोचिए कि ये निगेटिव x है, -c/a पॉजिटिव भी हो सकता, ये c और a के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, तो हम कहीं भी एक पॉइंट अपने मन से हम निर्दिष्ट कर दे रहे हैं। चूँकि यहाँ पे वैल्यू पता होता तो एब्सोल्यूट हम रख पाते, लेकिन यहाँ हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में है तो हम इतना आसानी से नहीं रख सकते, इसलिए हम कोई एक पॉइंट ले लिए। यहीं इसी को दर्शा रहा है, मान लीजिए -c/a0, तो इसी को हम ले लिए। अब इन दोनों लाइन को स्केल रख के आप मिला देंगे ऐसे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो इस इक्वेशन का, जनरल इक्वेशन का ग्राफ होगा। अब देखिए, यदि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन तब कैसे बनाएंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y = mx + c, तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? इस फॉर्म में कहीं मिल जाता है यदि अब कोई कर्व, तो ग्राफ खींचना होगा। जब तक ग्राफ खींचेंगे नहीं तो आप एरिया बाउंडेड बाय कर्व का सवाल नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसका ग्राफ खींचना बहुत ज़रूरी है। तो हमें जानना होगा कि ग्राफ होता कैसा है। यहाँ पे आप ये जानिए कि c जो है y इंटरसेप्ट है, c है y इंटरसेप्ट और यहाँ m स्लोप है। तो आपको देखना होगा कि स्लोप होता है m = tan थीटा, जहाँ थीटा स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव x एक्सिस के द्वारा बना हुआ कोण है। मान लीजिए y एक्सिस को, ये लाइन y एक्सिस को y इंटरसेप्ट मान लीजिए 3 दिया है, तो इसका मतलब है 3 यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। तो 3 और इसी बिंदु से गुजारने वाला एक लाइन खींचना है जिससे कि स्लोप हमें m मिल जाए। मतलब थीटा कुछ ऐसा ही लेना है सोच समझ के कि स्लोप हमें m मिले, मतलब tan थीटा का वैल्यू m के बराबर हो। जैसे मान लीजिए थीटा बराबर m बराबर 1 है, यदि m बराबर 1 दे देता है, उस केस में आप क्या करेंगे? तो जब m 1 होगा तो थीटा क्या लेना होगा? 45 डिग्री। तो ऐसा खींचेंगे कि 45 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो बनाता हो, इस प्रकार से। देखिए 45 डिग्री बना रहा है ना, यही थीटा है। इस तरह से हम लोग y बराबर mx + c का ग्राफ खींच लेंगे। आगे देखते हैं। स्ट्रेट लाइन का कहानी ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे सर्किल। पहला हमारा ख़त्म हो गया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना। हम अब सर्किल का ग्राफ खींचना सीखेंगे। तो देखते हैं सर्किल का ग्राफ कैसे खींचते हैं। सर्किल का हम लोग दूसरा नंबर में है सर्किल का ग्राफ खींचना सीखते हैं। हम लोग पहले देखेंगे सर्किल का जनरल इक्वेशन। पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² + y² = a², जहाँ पे a उस सर्किल का रेडियस होता है। सर्किल मतलब वृत्त, रेडियस मतलब त्रिज्या। ये a जो है उस वृत्त का त्रिज्या है जिसका ये इक्वेशन है। तो हम ऐसा करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ये सारा काम आपको करना होगा जब आप एरिया बाउंडेड बाय कर्व का सवाल बनाएंगे, तब उस समय यदि इस तरह का आ जाता है तो आपको ग्राफ खींचना ही खींचना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का ये है कि इसका केंद्र, ये जो सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है, उसका केंद्र मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है, और रेडियस a होता है। तो a रेडियस एक हम ले लेते हैं, ये दूरी a है, और इसको रेडियस मान के एक सर्किल हम खींच देते हैं और इसको केंद्र मान के। तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा
सर्किल का, ये रहा हमारा सर्किल जिसका रेडियस कितना है, a है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा दिखे, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे a आपको लेना है। केंद्र तो हमेशा मूल बिंदु रहेगा यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो। यदि आपको जनरल इक्वेशन दे देता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, यदि सर्किल का जनरल इक्वेशन कैसा होता है तो देख लीजिए ऐसा होता है, x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस प्रकार का यदि आपको इक्वेशन दिखे तो आप समझिए कि सर्किल का जनरल इक्वेशन है। और इस केस में हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। रेडियस इस सर्किल का भी a है, लेकिन इसका केंद्र अल्फ़ा बीटा है। यहाँ पे इस सर्किल का सेंटर जो होता है वो अल्फ़ा बीटा होता है। सर्किल का सेंटर होगा अल्फ़ा बीटा और रेडियस होगा a। तो आप a रेडियस और अल्फ़ा बीटा तो अल्फ़ा बीटा सेंटर लेना है तो अल्फ़ा बीटा पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा पॉइंट आपको देखने से पता चल जाएगा। हो सकता है ये 2 और ये 3 हो, तो 2x में बढ़िएगा, y में 3 बढ़िएगा, सामने सामने मिला के देख लीजिएगा। मान लीजिए यदि यहाँ पे केंद्र आता है, अल्फ़ा बीटा आया, तो यहाँ पे a रेडियस का एक सर्किल खींच दीजिए। मान लेते हैं हमारा a ये है, तो इतना रेडियस का हमें सर्किल खींच देना है केंद्र अल्फ़ा बीटा को मानते हुए। ये हो गया हमारा सर्किल जिसका केंद्र अल्फ़ा बीटा है और रेडियस r है, a है। यहाँ पे रेडियस कितना है, a है, ये रेडियस को दर्शाता है। तो जनरल इक्वेशन भी सर्किल का आएगा तो आप ग्राफ खींचना सीख गए हैं। अब हम लोग देखेंगे पाराबोला का इक्वेशन। पाराबोला, तीसरा है पाराबोला। पाराबोला का भी पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं। पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन पहला है y स्क्वायर बराबर 4ax। इस प्रकार से y स्क्वायर बराबर 4ax, ये है पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन। पहले हम लोग इसका ग्राफ खींचना सीखेंगे, जहाँ a पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। a कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम खींच के दिखाते हैं जब a पॉजिटिव हो और a निगेटिव हो तब के लिए। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यदि a पॉजिटिव है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तब के लिए हम लोग पाराबोला कुछ ऐसे खींचेंगे। इस प्रकार से ये पाराबोला पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ खुलेगा और इसका वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहा जाता है पाराबोला का वर्टेक्स, ये ओरिजिन होगा। इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, मूल बिंदु ओरिजिन पे होगा। और ये इस प्रकार से ग्राफ इसका होता है पाराबोला का। तो इन सभी चीज़ों का ज़रूरत है आपको आगे चल के, इसलिए ये सारा चीज़ बताया जा रहा है आपको। और यदि a निगेटिव हुआ तब के लिए, इफ़ a इज़ लेस देन 0, यदि आपको यहाँ पे कोई निगेटिव नंबर मिल गया तब आप ग्राफ कैसा खींचिएगा। तो देखिए इस प्रकार से पहले तो आप एक्सिस खींच लीजिए, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। अब ग्राफ जो है x एक्सिस के ही साइमेट्रिक होगा। यहाँ पे x एक्सिस के साइमेट्रिक ही ग्राफ होता है। इस केस में ओपन होता है पॉजिटिव के तरफ, और इस केस में जब a 0 से छोटा हो जाए तो ओपन होता है निगेटिव के तरफ। इस तरफ निगेटिव के तरफ ओपन होगा।
इस प्रकार से इसका ग्राफ होगा। इसी पाराबोला का ग्राफ ये भी है और ये भी है। केस है कि a जब पॉजिटिव है तब के लिए ये होगा और a जब निगेटिव है तब के लिए ये होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग इसी का दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इस केस में क्या होगा, तो इस केस में भी दो तरह का ग्राफ होगा। a जब पॉजिटिव हो तब के लिए अलग होगा और a जब निगेटिव हो तब के लिए अलग होगा। देखिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहाँ मूल बिंदु है। यहाँ पे जब a ग्रेटर देन 0 हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तब के लिए वर्टेक्स तो मूल बिंदु ही रहेगा, ओरिजिन ही रहेगा। ये ऊपर के तरफ खुलेगा, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस के तरफ खुलेगा और इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस ही होगा। ऐसा कुछ ग्राफ खुलेगा। देखिए ये रहा पाराबोला। इस पाराबोला का ग्राफ जब a 0 से बड़ा हो तब के लिए आप ऐसा खींचेंगे, और जब निगेटिव हो जाए a, इफ़ a इज़ लेस देन 0, तब के लिए निगेटिव y एक्सिस के तरफ ये ग्राफ खुलेगा इस प्रकार से। ये रहा इस पाराबोला का ग्राफ। इतना बात आप समझ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं इसी पाराबोला के जनरल इक्वेशन पे। जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला, पाराबोला का जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन पाराबोला का दो होता है। पहला है y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फ़ा। इस प्रकार का हो गया तब के लिए। यदि ये जनरल इक्वेशन दिया है तब के लिए हमारा ग्राफ इस प्रकार से कुछ होता है। देखिएगा इसमें भी दो केस है, x एक्सिस और y एक्सिस, ये मूल बिंदु है। हमें इसमें वर्टेक्स जो यहाँ पे मूल बिंदु होता था, वर्टेक्स इसमें जो है अल्फ़ा बीटा होता है। इसमें वर्टेक्स होता है पॉइंट अल्फ़ा बीटा। अब देख लीजिए कि अल्फ़ा कहाँ है और बीटा कहाँ है। कंपेयर करके आप अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिएगा दिए हुए इक्वेशन से। इसके बाद आप उसे चुनिएगा कि वो पॉइंट है कहाँ। तो मान लीजिए कि हमारा पॉइंट यहाँ पे मिलता है, मान लीजिए यहाँ पे मिला, तो हमें इस पॉइंट से गुजरने वाला दो लाइन खींचना है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो और वो x एक्सिस से पैरेलल और y एक्सिस से पैरेलल हो। तो x एक्सिस से पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं। मान लीजिए हमारा एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये पॉइंट अल्फ़ा बीटा है। इसी पॉइंट से गुजरने वाला दो परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं जो जिसमें एक x एक्सिस के पैरेलल होता है और दूसरा y एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये लाइन हम दोनों खींच दिए। अब इसमें इस ग्राफ में हमें वर्टेक्स इसे मान के और पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ ओपन होने वाला ग्राफ खींच देना है पाराबोला का। कुछ ऐसा आप याद करिए, जब इसी प्रकार का सिमिलर इक्वेशन यहाँ पे जब होता था बीटा y स्क्वायर बराबर 4ax, यहाँ पे अभी जो स्टैंडर्ड में देख, ये तो स्टैंडर्ड है, जब हम लोग जनरल में देख रहे हैं तो इसमें y के जगह पे y माइनस बीटा आ गया है और x के जगह पे x माइनस अल्फ़ा आ गया है, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे।
उसी तरह का सेम टू सेम इक्वेशन है, तो उसी तरह का ग्राफ बनेगा, लेकिन वर्टेक्स चेंज हो जाएगा। यहाँ वर्टेक्स अल्फ़ा बीटा पॉइंट हो जाता है, ये वाला पॉइंट अल्फ़ा बीटा पॉइंट। आगे देखें, ये तो तब के लिए है जब a 0 से बड़ा हो, और a 0 से जब छोटा होगा तब के लिए इस प्रकार होगा। देखिए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। हमें इसका ग्राफ तब खींचना है जब a 0 से छोटा हो, a 0 से बड़ा है तब के लिए तो ग्राफ हम खींच चुके। a जब 0 से छोटा होगा, इफ़ a इज़ लेस देन 0, तब के लिए हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। तो हमें अल्फ़ा बीटा पॉइंट, जो यहाँ पे अल्फ़ा और यहाँ बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा पॉइंट मानना होगा। मान लीजिए कि हमारा अल्फ़ा बीटा यहीं पे आ गया, तो हम अल्फ़ा बीटा यहाँ पे ऐसे पॉइंट दर्शा देंगे, अल्फ़ा बीटा। इसके बाद हम इस पॉइंट से गुजरने वाला दो परपेंडिकुलर लाइन, जो उसमें कि x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल हो, उसे खींच देते हैं। तो ये y एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से गुजरने वाला लाइन खींचे, और इसी पॉइंट से गुजरने वाला x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। ये x एक्सिस के पैरेलल खींच दिए। अब इसमें हम इस तरह से इसको वर्टेक्स मान के, जब y स्क्वायर बराबर 4ax होता था तो ग्राफ कैसा होता था, और वहाँ a जब 0 से छोटा होता था तो इस साइड खुलता था निगेटिव के तरफ। a जब निगेटिव होता है तो निगेटिव की तरफ खुलता है, a जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव की तरफ खुलता है। तो ये निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ खुलेगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। चलिए आगे देखें दूसरा इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन दूसरा है x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 4a y माइनस बीटा। इसका ग्राफ हमें देखना है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का। तो इसमें भी उसी प्रकार से हम लोग दोनों एक्सिस खींच लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। अल्फ़ा बीटा पॉइंट हमारा वर्टेक्स होगा इस पैराबोला का। तो अल्फ़ा बीटा पॉइंट मान लेते हैं, इस बार यहाँ आया, कहीं भी हो सकता है अल्फ़ा बीटा। तो इससे गुजरने वाला x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल दो लाइन खींचेंगे। खींच देते हैं, डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं इसको। और एक y एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए, इसमें जब a 0 से बड़ा हो, a 0 से बड़ा हो तब के लिए ग्राफ खींचेंगे, तो ये ऊपर के तरफ खुलेगा। इस केस में आपको याद होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अभी तुरंत बताए कुछ देर पहले कि इसका ग्राफ कैसा होता है, आप पीछे जाके देख भी सकते हैं। तो इसका ग्राफ जो है ऊपर के तरफ होता है, लेकिन उस समय यहाँ पे ओनली x था, इस तरह का था, यहाँ ओनली y था। तो वर्टेक्स इस पैराबोला का मूल बिंदु हो जाता था, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स मूल बिंदु ना होके अल्फ़ा बीटा पॉइंट हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। अल्फ़ा बीटा देख के पता चल जाता है कि कहाँ पे होगा। तो इसको हम ओपन करें, a पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव की तरफ खुलेगा, पॉजिटिव y की तरफ, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। इस प्रकार का ग्राफ हो गया हमारा। दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन, दूसरा केस है जब a 0 से छोटा हो जाए। हम लोग खींचने जा रहे हैं पैराबोला, वही x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर
बराबर 4ay माइनस बीटा का ग्राफ। इस फॉर्म में जब रहता है जनरल इक्वेशन पैराबोला का, तो हमारा ग्राफ एक देखे केस जब a 0 से बड़ा था। अब देखेंगे जब a 0 से छोटा हो जाए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पे हमको अल्फ़ा बीटा पॉइंट निकालना होगा क्योंकि वर्टेक्स अल्फ़ा बीटा है। मान लीजिए अल्फ़ा बीटा यहाँ पे आया, अल्फ़ा बीटा, तो हम इससे गुजरने वाला x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल दो रेखा खींचेंगे। देखिए x एक्सिस के पैरेलल इसी से गुजरने वाला एक रेखा खींचे और y एक्सिस के पैरेलल इसी से गुजरने वाला एक रेखा खींचे। अब जो ये पैराबोला है इसका वर्टेक्स जो है ये अल्फ़ा बीटा पॉइंट होता है, तो इसको वर्टेक्स मान के जब ऐसा होता था ग्राफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन, जब ऐसा होता था तो हम ग्राफ खींचना अभी सीखे हैं जब a 0 से छोटा हो तब के लिए। तो a 0 से छोटा होता था तो निगेटिव y एक्सिस की तरफ ये खुलता था। इस प्रकार इसका ग्राफ खींचा जाएगा। ये रहा पैराबोला का सारा ग्राफ। अब हम लोग इलिप्स पे चलते हैं। इलिप्स का ग्राफ हमें देखना होगा और लास्ट है 4th नंबर इलिप्स। इलिप्स का ग्राफ दो तरह का इसमें भी आएगा। जैसे पहले हम स्टैंडर्ड इलिप्स का ग्राफ देखेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता कैसा है? स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ इलिप्स का ऐसा होता है, पहले यहाँ लिख दें स्टैंडर्ड इक्वेशन। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें ए बी से बड़ा, बी ए से बड़ा हो सकता है, तो इसमें दो केस बनता है। जब ए बी से बड़ा हो तब के लिए इसका ग्राफ क्या होगा, तो जब ए बी से बड़ा हो जाए तब के लिए इस इलिप्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। पहले हम इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु है। अब देखिए जब a 0 से बड़ा हो, सॉरी a b से बड़ा हो तब के लिए हमें खींचना है और स्टैंडर्ड है। तो a डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक में आप मेजर कर लीजिएगा, आपको दिखेगा कि कितना है। यहाँ तो आर्बिट्री है, यहाँ दिख नहीं रहा। मान लीजिए कि a इतना आया है ना, a ये है और b भी आप देख सकते हैं कितना है। तो b तो a से छोटा ही ना होगा, तो मान लीजिए इतना आया b। तो इसको ऐसे आप खींचेंगे, इसको ऐसे मिलाते जाएंगे। इस प्रकार से इलिप्स का ग्राफ खींचा जाता है। ये रहा इलिप्स। ये डिस्टेंस ए बी है और ये ए है। यहाँ पे ये बी है, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस ए है। ध्यान रहे आपको। चलिए जब ए बी से छोटा हो जाए तब के लिए, इफ़ a इज़ लेस देन b, तब के लिए हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं? तो इसमें भी हमें एक्सिस खींचना होगा। ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। अब यहाँ पे भी हमें a और b देखना होगा। यहाँ तो a b से छोटा है, मान लीजिए कि इतना a है, यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक b है। मान लेते हैं इतना b है, क्योंकि a तो b से छोटा है तो हमें ऐसा ही लेना होगा। अब इसमें इसी तरह से यहाँ से ग्राफ चलेगा। इस प्रकार से ग्राफ खींचा जाएगा। जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे आएगा, जितना लेफ़्ट गया है उतना ही राइट आएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग जनरल इक्वेशन इलिप्स का देखते हैं। ये रहा स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का। जनरल इक्वेशन आपको सिर्फ इक्वेशन दिया रहेगा सवाल में, एरिया बाउंडेड बाय कर्व में सिर्फ इक्वेशन दिया रहेगा। इसी को देख के आपको समझ जाना है कि ग्राफ कैसा होगा। ये सारा 11th का है
जिसमें कि आप खूब अच्छा से पढ़े हैं, लेकिन यदि याद ना हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी एरिया बाउंडेड बाय कर्व में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग देख लिए इलिप्स का। अब हम लोग देखते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन इलिप्स का होता है x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें जब a b से बड़ा हो तब के लिए हम लोग ग्राफ देखते हैं। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। हम खींच दिए y एक्सिस और x एक्सिस, ये रहा मूल बिंदु। चलिए, तो हमें यहाँ पे जो हम लोग इसका सेंटर ले रहे थे एलिप्स में, जब स्टैंडर्ड था तो मूल बिंदु था दोनों में, देखिए। अब लेकिन मूल बिंदु ना होके अल्फ़ा बीटा पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसमें ये अल्फ़ा बीटा पॉइंट है, अल्फ़ा बीटा ये पॉइंट है। तो हमें इस पॉइंट से गुजरने वाला एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचना होगा। ये देखिए हम खींच दिए एक्स एक्सिस के पैरेलल इसी बिंदु से गुजरने वाला रेखा, और वाई एक्सिस के पैरेलल भी हमें एक लाइन खींचना होगा इसी बिंदु से गुजरने वाला। तो खींच दिए। अब देखिए यहाँ पे ए बी से बड़ा है, तो हम यहाँ से यहाँ तक में एक ए लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक बी लेते हैं, छोटा बी लेना है। अब उसी प्रकार से जितना इधर गए हैं उतना ही नीचे आएगा ये ग्राफ, और जितना इधर गया है उतना ही बैक आएगा। मान लीजिए यहाँ तक आता है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार का ग्राफ हो जाएगा, बस उसी तरह का इलिप्स है। यहाँ पे ये डिस्टेंस a हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस b हो गया। कोऑर्डिनेट की बात करें, इस कोऑर्डिनेट की, तो x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस a, और ये डिस्टेंस मूल बिंदु से कितना ऊपर है तो बीटा, और ये पॉइंट हो जाएगा एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है तो अल्फ़ा, और एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है तो ये यहाँ से यहाँ तक बीटा, और इसके ऊपर बी, तो बीटा प्लस बी। इस प्रकार से हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं जब ए बी से बड़ा हो तब के लिए इस इलिप्स का। जब यदि ऐसा दिखेगा तब, इफ़ a इज़ लेस देन b, जब a b से छोटा होगा तब के लिए कैसा ग्राफ होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हमें अल्फ़ा बीटा पॉइंट ढूंढना है क्योंकि हमें इसका ग्राफ खींचना है। इसमें अल्फ़ा बीटा सेंटर है, तो अल्फ़ा बीटा पॉइंट मान लेते हैं हम कि यहाँ पे मिला अल्फ़ा बीटा पॉइंट। तो y एक्सिस से पैरेलल इस बिंदु से गुजरने वाला एक रेखा खींच देते हैं। चलिए खींच दिए। और x एक्सिस से पैरेलल इसी बिंदु से गुजरने वाला एक रेखा खींचते हैं, ये खींच दिए। अब यहाँ पे b a से बड़ा है तो b हम इतना बड़ा ले लेते हैं, इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक b ले लेते हैं, दिस डिस्टेंस इज b, और a ले लेते हैं छोटा, इतना बड़ा ले लेते हैं, ये दिस डिस्टेंस a। तो अब जो है इस प्रकार से हम लोग इसे मिलाएंगे। जितना ऊपर था उतना ही ये भी नीचे आएगा, और ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा। इस प्रकार से इलिप्स का ग्राफ हो जाएगा। ये पॉइंट का बात करें तो उसी प्रकार से ये अल्फ़ा और a, तो अल्फ़ा प्लस a हो गया, और बीटा तो सिर्फ बीटा होगा, y एक्सिस से x एक्सिस से बीटा डिस्टेंस पे है तो ये बीटा हो गया। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो
ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, तो वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे आ गया है अल्फ़ा, और वाई कोऑर्डिनेट लिखना वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इस बिंदु का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ बी है और ये बीटा है, तो बी प्लस बीटा या बीटा प्लस बी। इस प्रकार से हमारा एरिया बाउंडेड कर्व में जितने भी इक्वेशंस इस्तेमाल होने वाले हैं उसका जो है पूरा हम लोग कंसेप्ट पढ़ लिए, वो ख़त्म हो गया। तब अब हम लोग देखेंगे अगला लेक्चर में कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व का क्या क्या फार्मूला है, किससे हम निकालते हैं उसे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व के सवाल को बनाने का क्या तरीका होगा। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखेंगे अगला दिन अगला वीडियो।